सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई कविता आओ मिलकर बचाएं। प्यारे बच्चों, हमने अपने इस कविता में यह जाना था कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो संस्कृति है, वो कितनी गौरवशाली हमारी यहाँ की संस्कृति रही है और कितनी अद्वितीय यहाँ की प्रकृति रही है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको यह चित्र दिख रहा होगा, तो यह चित्र यदि आपके अंदर प्रकृति प्रेम नहीं भी होगा तो इस चित्र को देख करके बरबस ही इसमें ऐसी क्षमता है कि आपके मन को आकृष्ट कर लेगा। अब ये सोचो कि यदि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो तो हम कितने प्रसन्न महसूस करेंगे अपने आप को। इसी तरीके से आपकी जो कवित्री महोदया है यानी निर्मला पुतुल जी, वो चाहती हैं कि हमारे आसपास ऐसा ही वातावरण विद्यमान हो। आज पढ़ने से पूर्व हम ये जान लें कि हमने आपने कल की कविता में क्या पढ़ा था, या कविता से पूर्व कुछ खास बातें होती हैं। जैसे ये जो कविता है प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है, आप जानते ही हैं कि कविता में जो है झारखंड के संथाली रंग और जीवन शैली को जो आपकी कवित्री हैं वो पूरी तरीके से बचाना चाहती हैं। आपकी कवित्री अपनी बस्तियों को शहर की अपसंस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग रंगना चाहती हैं, अर्थात शहर की जो फैली हुई अपसंस्कृति है, शहर का जो भागम भाग वाला जीवन है, उससे कवित्री अपने गांव को बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन बना रहे। वे पहले की तरह धनुष बाण कुल्हाड़ी को धारण करें। उन्हें वही जंगल की ताजा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों के गीत की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने के लिए आंगन, खेलने के लिए आंगन, गाने के लिए गीत, रोने के लिए छोड़ा सा एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, सब उनको मिलती रहे। और कवित्री आपको यह बताना चाहती हैं कि अब भी इस दौर में, इस आधुनिकता के इस भागम भाग भरे दौर में बहुत कुछ बचा है, यानी बहुत सा विश्वास, आशा और अब बहुत से सपने हैं जिसको आधार बनाकर जीवन जिया जा सकता है। अर्थात संक्षेप में कहने का आशय यह है कि कवित्री जो प्राचीन संस्कृति रही है संथाली परिवेश की, संथाली जनजीवन की, उसको बचाना चाहती हैं। उसके लिए कवित्री कहती हैं कि धनुष की डोरी, भीतर की आग, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कवित्री कह रही इन सारी चीजों को हमें बचाने की आवश्यकता है। भीतर की आग से मतलब है हमारे अंतर मन से, हमारे हृदय से किसी भी अच्छे कार्य को करने की ललक, हमारे अंदर से एक जिज्ञासा, किसी भी अच्छे तथ्य को जानने की, किसी भी कार्य में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, सामाजिक हित के लिए या प्राकृतिक हित के लिए या अपने सांस्कृतिक हित के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना रखना ही कवित्री के अनुसार भीतर की आग। धनुष की डोरी, जैसा कि संथाल परिवेश में उस समय की स्थिति थी कि लोग शिकार, चूंकि ये जंगली प्रजातियां हैं तो ये लोग शिकार को ही अपना मुख्य भोजन मानते थे, तो शिकार के लिए धनुष बाण या इन चीजों की आवश्यकता होती थी। तो कवित्री कह रही उन चीजों को भी संथाली परिवेश में बचाने की आवश्यकता है। धनुष की डोरी के साथ तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, चूंकि आपको पहले ही बता दिया गया कि ये लोग ज्यादातर जंगलों के आसपास निवास करते थे, तो जंगल से लकड़ियां काटते थे, उनका व्यापार करते थे, तो इसलिए कवित्री आपकी बताना चाह रही हैं कि कुल्हाड़ी की धार अर्थात उनका जैसे पहले का प्राकृतिक जीवन जैसे था वैसे होना चाहिए, और जंगल की ताजा हवा। यहां से कवित्री प्रकृति को अर्थात ये जो आपका जंगल है उसको बचाने का संकेत कर रही है। जंगल की ताजा हवा से तात्पर्य यह है कि आज औद्योगिकरण के कारण जो जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो जंगलों में या जंगलों के किनारे लगाई जा रही हैं, जिससे जंगलों का विनाश होता चला जा रहा है। लोग जंगलों को काटकर खेत बनाते चले जा रहे हैं, वहां
बस्तियां बनती चली जा रही हैं, तो कवित्री चाह रही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए कवित्री लिखती हैं कि जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता से तात्पर्य यह है कि आज की जो जनसंख्या है वो इतना तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है, और आज की संस्कृति की जो कुप्रथाएं हैं, जैसे जो कुरीतियां हैं, जो मान्यता है, उसमें आपने देखा है कि तमाम ऐसी कुप्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, जिससे नदियों की निर्मलता को खतरा उत्पन्न हो गया है। आप जानते हैं ये तमाम नदियां ऐसी हैं कि जहां का जल पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, जिनको सफाई करने की मुहिम छेड़ी जा रही है सरकार के द्वारा, परंतु जनता का सहयोग न होने के कारण वह असफल सी प्रतीत हो रही है। इसलिए कवित्री आपसे एक अपील करती हैं, आपसे उम्मीद करती हैं कि आप इस तथ्य पर विशेष ध्यान देंगे कि नदियों की निर्मलता को बचाए रखें। पहाड़ों का मौन से तात्पर्य है औद्योगिकरण के कारण लोग पहाड़ों के भी करीब जा करके वहां छोटे बड़े नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जिससे वहां की शांति भंग हो रही है। इसलिए कवित्री चाहती हैं पहाड़ों का मौन भी बचा रहे, ये चीजें वहां न। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन से तात्पर्य है मिट्टी की खुशबू। जब भी बरसात होती है, यदि आपने गांव में महसूस किया हो कि जब पहली बार बरसात होती है और ज्यादा मात्रा में बरसात नहीं होती, हल्की सी बरसात हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की जो मिट्टी है वहां से खुशबू आती है। कवित्री कह रहे उसी खुशबू को कवित्री बचाना चाहती हैं। और फसलों की लहलहाट से कवित्री संकेत करती हैं कृषि समाज यानी कृषक समाज की ओर, कि जो कृषक समाज आज अपनी कृषि कार्य से दूर होते जा रहे हैं, उनको संकेत कर रही हैं कि वो भी अपने कृषि कार्य में नित लगे रहें और अपने इस कार्य को बचाएं। अर्थात संक्षेप में आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर अच्छे कार्य करने की इच्छा शक्ति, जिज्ञासा, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़े की धार, और जंगलों को बचाने के लिए, जंगल को स्वच्छ रखने के लिए, जंगल को ताजा रखने के लिए हमारा प्रयास हो, नदियों को निर्मल बनाने के लिए हमारा प्रयास हो, पहाड़ों पर मौन यानी शांति विद्यमान रहे, हमारे गीतों में धुन हो, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट, ये सब कवित्री मिलकर बचाना चाहती हैं। और कवित्री क्या बचाना चाहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन से हमारा तात्पर्य यह है कि जैसे आज का जो परिवार है और आज के परिवार के लिए जो घर की कल्पना की जा रही है, आपने देखा होगा आधुनिकतम घरों में से आंगन जो है वो गायब होता चला जा रहा है। कवित्री को इस बात की चिंता है। आंगन की जो प्रासंगिकता है, यदि आप प्राचीन संस्कृति को ध्यान दें तो आंगन एक ऐसा स्थल होता था जहां जिसके आसपास घर की महिलाएं बैठ करके आपस में चर्चा करती थी, बच्चे आंगन में खेला करते थे। परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो कवित्री को इस बात की चिंता है कि कहीं न कहीं यदि हम अपने कमरों तक सीमित हो जाएंगे तो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो कमजोर होते चले जाएंगे, जिससे परिवार में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जिससे कवित्री चाहती है कि नाचने के लिए थोड़ा सा खुला आंगन होना चाहिए, गाने के लिए गीत होना चाहिए, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। आज के इस दौर में कहीं ना कहीं हम और आप इतने तनाव में आते जा रहे हैं कि हमारी जो हंसी है वो धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है, जिससे कवित्री चिंतित हैं। तो कहती हैं हंसने के लिए खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री को इस बात की भी चिंता है कि जब हमारे मन में कोई अवसाद, कोई विषाद, कोई कष्ट आए तो हमें रोने के लिए भी, यानी कुछ क्षण जब हम अपने आप को अकेला रखना चाहें तो अकेले भी रख सकते हैं, ऐसी भी जगह होनी चाहिए। और सबसे खास बात कवित्री बचाना चाहती हैं बच्चों के लिए मैदान। जैसा कि आज की संस्कृति में आप देख रहे हैं कि परिवार के लोग यानी कह सकते हैं अभिभावक बच्चों को सब कुछ उत्पन्न देना चाहते हैं, परंतु उन्हें बाहर खेलने नहीं जाने देना चाहते, जिससे उनका शारीरिक विकास समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है और वो कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे कवित्री को चिंता है। वो कहती हैं कि बच्चों के लिए खेलने का मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, अर्थात कवित्री पशुओं को भी बचाना चाहती हैं जो औद्योगिकरण के कारण हम लोग अपने इस समुदाय से दूर होते जा रहे हैं। तो कवित्री बताना चाहती हैं कि पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हमारे घरों से बुजुर्गों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे आप ये कह लीजिए कि वृद्धाश्रम की ओर जो
ये इनका पलायन हो रहा है, कवित्री इससे चिंतित है, इसलिए वो चाहती है कि बूढ़ों के लिए पहाड़ों के साथ हमारे घर में हमारे बुजुर्गों के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को कवित्री बचाना चाहती हैं। ये थी आज की व्याख्या। आज के क्रम में इस कविता में क्या व्याकरणिक परिचय है, अर्थात आज की कविता का जो काव्यगत सौंदर्य है वो हम देख लें। काव्यगत सौंदर्य में आप जानते हैं पहले भाव सौंदर्य लिखा जाता है, फिर शिल्प सौंदर्य, और भाव सौंदर्य में आपको विदित है किसी भी कविता की विशेषताओं का वर्णन होता है। विशेषताओं के क्रम में जो हमारी कविता है वो अपनी देशी संस्कृति को बचाने की तड़प और ललक इस कविता में विद्यमान है। आपने देखा ही लोक जीवन की सहजता को ये हमारी कविता जो है वो बनाए रखना चाहती है, आपकी जो कवित्री महोदया है, और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति विशेष लगाव प्रदर्शित हुआ है आपकी कवित्री महोदया का इस कविता में। ये आप भाव सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। इस कविता का शिल्प सौंदर्य यदि हम ध्यान दें तो उर्दू तथा लोक प्रचलित शब्दों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त होते हुए भी कविता की जो भाषा का जो प्रवाह है वो दर्शनीय है। भीतर की आग मन की तीव्र इच्छा का द्योतक है, और हरी हरी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा इसको परखने के लिए हल करते हैं आज का कार्य प्रपत्र। और आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि भीतर की आग से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किस प्रदेश की संस्कृति का वर्णन हुआ है। आज की कविता का हमारा तीसरा प्रश्न है, हंसने और गाने को लेकर कवि क्या कहना चाहता है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।